Assalamu alaikum students, this is Kashif Anis and in this video beta we are going to solve these MCQs. ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसके बारे से बात करें कि भाई जैसे ही हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसकी शीट 1 हम आज सॉल्व कर रहे हैं, तो कहा ही जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज, अब आपसे डायमेंशन स्केलर या वेक्टर, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसको डिक्लेयर करेंगे बेटा कि ये स्केलर वो वेक्टर। In displacement time graph, the slope of gradient or tangent increases. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे से बात की जा रही है और कह रहे हैं कि इसका स्लोप और या उसकी जो ग्रेडियंट है तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, एवरेज वेलोसिटी बिकम्स ग्रेट, वेलोसिटी डिक्रीजेस या एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। तो देखें, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें और मैं यहाँ पे आपके सामने भाई एक ग्राफ जो है बेसिकली ड्रॉ करूँ, जैसे कि मेरे पास ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बना दिया। इसको मैंने कह दिया कि भाई ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये ग्राफ जो है बेसिकली इस तरह से जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसका जो स्लोप है वो बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी जो है वो क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है जी। तो इसके वाले से हम ये वाला जो काम कर सकते हैं, तो आंसर होगा एवरेज वेलोसिटी बिकम्स ग्रेटर, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर नीचे वाले क्वेश्चन के हवाले से पढ़ें, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑन अ मास ऑफ दिस। फोर्स का एक नॉर्मली क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में हमारे पास कोई इतना खास मसला नहीं आता हमें, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन 1 है, मास भी 1 है, तो आंसर भी आ जाएगा आपके पास 1 न्यूटन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। द वैल्यू ऑफ म्यू के हम लोगों ने फ्रिक्शन में बात की थी कि भाई ये आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से हमेशा कम होता है। इक्वल टू म्यू एस, लेस और इक्वल टू म्यू एस, लेस देन म्यू एस, तो आंसर आ जाएगा लेस, इक्वल भी नहीं होता कभी भी, ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब जो है व्हेन अ स्पेसशिप इज आउट ऑफ द पुल ऑफ अर्थ, इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, जीरो वेलोसिटी एट स्पीड स्टार्ट डिक्रीजिंग। अच्छा जी, अब आपको समझना पड़ेगा कि जब अर्थ में कोई बॉडी होती है बेटा, तो उस पर होता ही है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे समझें कि भाई आपके पास ये जो है एक अदद अर्थ आ गई और वो बॉडी जो है अर्थ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो जब वो अर्थ पे लाई करती है तो उस पर लगातार लगातार उसके ऊपर वेट लगता है, और वेट असल में एक फोर्स है। लेकिन जब कोई बॉडी बेटा अर्थ से बाहर होती है, तो उसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो बैलेंस्ड हो जाती हैं। जैसे जब ये बॉडी जो है अर्थ के अराउंड इस तरह से सर्कुलर पाथ में जो है रोटेट करेगी, तो होगा कुछ तरीके से कि सेंटर की तरफ लगेगी एक सेंट्रीपिटल फोर्स और ऊपर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्शन का रिएक्शन। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो बेसिकली क्या हो जाएगी जी, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से हो जाएगी क्या बेटा, कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इस तरह से इस वाले न्यूमेरिकल का जो आंसर बनेगा, इस वाले एमसीक्यू का जो आंसर बनेगा वो जाएगा इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है जी। इस तरीके से जो है काम आपके पास किया जाएगा। लेकिन अगर ये सब एयर फ्रिक्शन को हम ना कंसिडर करें तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ व्हील ऑफ कार ऑन अ व्हील ऑन अ रोड ऑफ मास m इज, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता था F इज इक्वल्स टू, फ्रिक्शन के फॉर्मूले के हवाले से अगर बात करें तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे इसके हवाले से F इज इक्वल्स टू म्यू आर, और जब आर को रिप्लेस करते तो वो हो जाता था म्यू एम जी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा जी, अ बॉडी हुज स्पीड इज कांस्टेंट, कोई बॉडी जिसकी स्पीड कांस्टेंट है यानी कि इसका नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो उसके पास जीरो वेलोसिटी होगी, जीरो एक्सेलरेशन होगी, ए बी या नन ऑफ दिस। तो जब वेलोसिटी का नंबर चेंज नहीं होता तो चेंज जीरो हो जाता है, चेंज जीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, एवरेज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एवरेज वेलोसिटी के वाले से बात करें तो वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट होती है, सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। मोशन अलोंग अ लाइन इज कॉल्ड, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कवर किया जाता है कहलाता है मोशन इन वन डायमेंशन, दो एक्सिस पे कवर करते थे कहलाता है मोशन इन टू डायमेंशन। तो आंसर इसका ए होगा। अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटाइज मेजर ऑफ इट्स, मास हमेशा मेजर करता है इनर्शिया, क्योंकि जितना इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, तो जितनी ज्यादा भारी बॉडी होती है उतना उसको मूव कराना मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, इसमें आपको मास गिवन है 40 ग्राम्स और आपको वेट निकालना है। तो अगर इसकी हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लें तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि भाई वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एम जी, 40 ग्राम्स था तो 0.04, ठीक है, और ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 0.4
न्यूटन। ठीक है जी, बस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। तो ये आंसर जो है सही बन जाएगा, क्योंकि 0.4 के करीब करीब है ना। असल में जी को 9.8 लेना था, लेकिन हमने कैलकुलेशन आसान करने के चक्कर में नहीं लिया, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन वर्कशीट में ही मौजूद है और यहाँ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट whose mass is 100 grams starts from rest and moves with a constant acceleration of this। अच्छा, सब अब खास बात ये यहाँ पे सारे यूनिट ग्राम सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट कुछ भी नहीं करना। एट द एंड ऑफ 8 सेकंड इट्स मोमेंटम विल बी, आपको मोमेंटम निकालना है। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमें थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। वो काम कुछ इस तरीके से होगा जी, कि अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये जो है यूं काम करेगा कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास होता है P इज इक्वल्स टू एम वी। 8 सेकंड्स के बाद का मोमेंटम निकालना, तो 8 सेकंड्स के बाद मोमेंटम हो जाएगा फाइनल। तो मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मोमेंटम की जो वेलोसिटी है वो भी फाइनल हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन थी, हमें एक्सेलरेशन भी गिवन थी कुछ ना कुछ, और हमें टाइम गिवन था कितने, 8 सेकंड्स। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी से ये वी एफ निकालना है। जो वी एफ आएगा उसको यहाँ पुट कर देना है, तो सॉल्व करके फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। ये किसी भी किस्म की यूनिटी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है बेटा। अच्छा जी, तो इस तरह से क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स गिवन है, उसका मास गिवन है, उसकी एक्सेलरेशन गिवन है, बस आपको इसको मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालनी है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको जरा पढ़ते हैं। A string passes over a smooth pulley and carries a 2 kilogram mass at one end and 3 kilogram mass at the other end. What is the acceleration of masses? अच्छा जी, अब ये है मोशन स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग का केस। ठीक है, अच्छा टेंशन इन अ स्ट्रिंग में हमने बात की थी कि जब भी दो बॉडीज जो है वर्टिकली हैंग करती हैं, सही है, वर्टिकली हैंग करती हैं। इसमें क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें वर्टिकली हैंग होना चाहिए था। तो जब ये वर्टिकली हैंग करेंगी बेटा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होता था कि हमारे पास एक एक्सीलरेशन थी, मैंने आप सबको लिखवाई थी लेक्चर में, वो थी a इज इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू होल मल्टीप्लाई बाय जी। तो अब आपको बेटा सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करनी है, सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, m1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और m2 की वैल्यू कम हो जाएगी, ये केस वन है। बस पुट करके सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से जी आपको यहाँ पर अगले क्वेश्चन में इसी डेटा को यूज़ करके टेंशन भी निकालनी है। और केस वन की टेंशन के हवाले से हम बात कर चुके हैं कि केस वन की जो टेंशन है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल, उसकी टेंशन होती थी 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये बिल्कुल लेक्चर जैसा क्वेश्चन है, वैल्यूज भी बहुत आसान सी हैं, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द चेंज in momentum with respect to time is zero, then some force will act। momentum is zero, force changes या momentum is constant। अगर momentum में change नहीं आ रहा, तो momentum जो है वो क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो momentum शुरू में था वो momentum बाद में, तभी तो उसका change zero है। तो जब momentum में change ना आए तो individual momentum constant हो जाता है। When a free falling object reaches a speed where the force of air resistance becomes equal to its weight, then it moves with। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जी। यहाँ पे देखते हैं, कहा ये जा रहा है कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट गिरे और उस पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाए, तो होगा क्या। ये अगर मैं आपके सामने लेट सपोज एक स्फेयर कंसिडर करूं, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि जब ये स्फेयर गिरेगा तो उस पर नीचे की तरफ जो है लाई करेगा इसका वेट, लेकिन बेटा एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लेगी ना, क्योंकि स्फेयर नीचे जा रहा है, तो एयर फ्रिक्शन एक्ट करेगी अपवर्ड्स। तो अब जब दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी बेटा, तो होगा क्या, जब ये वेट इस एयर फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, तो इसमें लगने वाली जो एक्सेलरेशन है जो कि जी के बराबर होती है, वो असल में हो जाएगी जीरो। ठीक है, और अब ये मूव करेगा विद यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, आप जो भी कहना चाहें। और ऐसी स्पीड को जो कि एयर के थ्रू यूनिफॉर्म हो जाए, इसको एक खास नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। ये बात का जो है ध्यान आपको रखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा
it is moved, it has reached to the terminal speed. क्लियर है? अब बुलेट फायर फ्रॉम अ गन हैज अ मोमेंटम। अच्छा देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जितना मोमेंटम बुलेट के अंदर ट्रांसफर होता है उतना ही आपके हाथ पे भी ट्रांसफर होगा या गन पे भी ट्रांसफर होगा, तो जवाब आएगा इक्वल टू द रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, बस होता ही है, बुलेट हल्की है तो तेज मूव करती है, हाथ भारी है तो हल्के मूव करता है। If the value of instantaneous and average velocities are equal, then the body is said to move with इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट की वेलोसिटी, और एवरेज मतलब टोटल सिस्टम की वेलोसिटी। अगर इन सबका आंसर सेम आ जाए तो उसका मतलब बॉडी मूव कर रही है जी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसके अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। सारे एनालिसिस सेम आंसर दे रहे हैं तो उसका मतलब पूरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो शुरू से लेकर आखिर तक सेम है। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस अलाउड टू फ्री फॉल। एक्सेलरेशन, फ्री फॉल के वक्त जितनी बॉडीज गिरती है उन सब पर, फ्री फॉल मतलब ड्रॉप करा देना किसी बॉडी को या थ्रो कर देना, तो उन सब पर जो एक्सेलरेशन लगती है बेटा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है। तो सबकी जो एक्सेलरेशन है वो होती है जी द सेम। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन, अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब देखें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है, अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे लिख के, कि बेटा अगर किसी बॉडी की फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती तो उसका मतलब क्या होगा। लेट सपोज जी के हवाले से बात करते हैं, जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट की एग्जांपल है 9.8। अगर शुरू में एक बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, एक सेकंड बाद अब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी 9.8, 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 19.6, एक सेकंड बाद फिर कितनी हो जाएगी, 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, इसका इसका उसके अंदर 9.8 और ऐड हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। उसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड कभी खत्म नहीं होती बल्कि स्पीड जो है बढ़ती रहती है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन जरूर खत्म हो जाती है। क्लियर है जी? तो इस वाले का जो आंसर है वो होगा कि the velocity is increasing. Clear है? If a body is moving along a circle with constant angular velocity, then अच्छा एंगुलर वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, इट्स लीनियर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। नहीं, लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि सर्कल में डायरेक्शन बदलती है। इट्स लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो, नहीं, डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं हो सकती बेटा। इट्स लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग, हाँ ये ऑप्शन सही है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है जो कि कांस्टेंट है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो बदल रही होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलेगी, भले मैग्नीट्यूड ना बदले लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है, और डायरेक्शन एक वेक्टर को चेंज कर सकती है और वेलोसिटी एक वेक्टर है तो वेक्टर बदलेगा। आगे चलते हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट, if a body is moving with constant speed in a circle then its centripetal acceleration will be, centripetal acceleration हमेशा किसी तरफ डायरेक्टेड होती है towards the center of circle। लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, हमेशा याद रखें इनर्शियल में, इनर्शियल ऐसा फ्रेम होता है इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, नॉन इनर्शियल, इसके अंदर एक्सेलरेशन होती है। ये हम 17 में ज्यादा बेहतर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? सेकंड लॉ के हवाले से अगर बात करें तो सेकंड लॉ का एक नाम जब उसके एक्सप्लेनेशन को देख के बता सकते हैं वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहलाता है, लेकिन असल में ये फर्स्ट लॉ होना चाहिए था। खैर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, वेट निकालना है बेटा, W इक्वल्स टू mg लगा दीजिएगा बस यहाँ पर। अच्छा जी, a body of mass 5 kg starts from rest and fall freely, the distance covered by it in 1 second। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, जब भी फ्री फॉलिंग मोशन हो, ड्रॉप का केस हो, हाइट निकालनी हो, टाइम गिवन हो, तो बेटा वो शॉर्टकट हम लोग यहाँ लिखते थे, वो शॉर्टकट होता था h इज इक्वल्स टू 5t का स्क्वायर। ठीक है जी, तो बस टाइम 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 के करीब आना चाहिए, 5 के करीब ऑप्शन कौन सा है 4.9। ठीक है, चलो जी, a body is moving in a circle at constant speed, constant speed, which of the following statement is true? There is no acceleration, नहीं, सर्कल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होती है। There is no force, नहीं, मास है बॉडी का तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी। There is a force acting at a tangent to the circle, टेंजेंट टू द सर्कल यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट तब आते हैं जब मैग्नीट्यूड बदलता है, यहाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, और ऐसी फोर्स को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। When a force is applied to a body, several effects are possible. Which effect could not occur? The body rotates, the mass of body decreases, the body speeds up, acceleration, body changes direction. Force लगने से mass पर कोई effect नहीं पड़ता, unless और until वो body टूट ना जाए। 32.
The braking force needed to bring a car of mass this to rest in 5 seconds when it is moving at 20 meters per second. अच्छा जी, एक सिंपल मेट्रिक लेवल जैसा सवाल है। आपको फाइनल स्पीड 0 पता है, आपको टाइम पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको निकालनी है, अगर मैं यहाँ पे इसको जो है बेसिकली सॉल्व कर दूँ आपके लिए। आए ज़रा देखते हैं जी इसको। चलें जी, ये देखें। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे सॉल्व कर दूँ तो बेटा सबसे पहले काम वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये ज़ीरो हो चुका है, वी आई पता है, टी पता है, ए आ जाएगा। उस ए को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फोर्स आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव। कोई ऐसी बॉडी जिसका मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, मस्ट हैव कांस्टेंट क्या? अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी मोमेंटम का चेंज नहीं आ रहा, तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगी। कैसे आए जरा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हाँ जी, तो हमने चैप्टर 3 में बेटा एक रिलेशन पढ़ा था कि भाई एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो चेंज जीरो हो जाएगा, फोर्स हो जाएगी कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी जीरो, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है तो वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट। ठीक है, ये इतना लंबी लॉजिक है, आपको बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, when a horse pulls a cart the force that causes the horse to move towards is the। जब आपका घोड़ा जमीन पे फोर्स लगाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक जमीन की तरफ से उस पर रिएक्शन ना लगे। तो आंसर होगा द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन द हॉर्स। ठीक बात है, एक्शन का रिएक्शन होगा तो चीजें आगे बढ़ती है, वरना वो नहीं बढ़ सकती। द मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस या वैक्यूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिंपल है, रॉकेट से नीचे प्रोपल्जन निकलती है, फायर निकलती है, वो जमीन पे फोर्स लगाती है, जमीन का रिएक्शन उसको ऊपर ले जाता है। तो ये कौन सा लॉ है? सिंपल है, थर्ड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए बेटा हमें, फोर्स के बराबर होता है। 37 देखते हैं, बॉल इज हिट so that it moves straight up in air reaches the maximum height in 2 seconds its initial velocity will be। अब आपको इसमें इतना सा काम करना है भाई कि इक्वेशन लगानी है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई। थ्रो करा है ना, तो वी एफ तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, जी के साथ माइनस आ जाएगा और टी आ जाएगा। सिर्फ ये निकालना है, सॉल्व हो सकता है, आप इतना सॉल्व कर सकते हैं आराम से। जी को 10 ले लीजिएगा बस, आसानी के लिए। अर्थ इज टेकन टू बी इनर्शियल फ्रेम। अर्थ की स्पीड कांस्टेंट मूव करती है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर कोई फोर्स बॉडी पे ना लगे तो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। हमेशा एक बात याद रखें, इसको भी मैं यूँ समझा देता हूँ आपको। ये देखें, दोबारा से उसी रिलेशन पे जाते हैं। एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। फोर्स को कांस्टेंट कर दें, जीरो कर दें, तो ये जब इधर आएगा जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम का चेंज हो गया जीरो। मोमेंटम का चेंज जीरो हो जाए तो इंडिविजुअल मोमेंटम हो जाता है सेम या कंजर्व। मैंने क्या कहा था, अगर किसी चीज़ को कंजर्व होना है तो वो सारे काम कर सकती है, लेकिन अपनी इंडिविजुअल वैल्यू बदल नहीं सकती। ये हैंड आउट का क्वेश्चन है, सॉल्व भी किया हमने। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज न्यूटन इनटू सेकंड बेटा। द फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजेस द मोशन, सिंपल जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। इसके हवाले से थोड़ा सा पढ़ते हैं, स्ट्रोक्स लॉ। स्ट्रोक्स लॉ असल में हमारे पास सिंध में कोई इतना खास डिटेल में नहीं है, फेडरल में तो बिल्कुल भी इतने डिटेल में नहीं बताया हुआ। स्ट्रोक्स लॉ आपके पास ये होता है, मैं इसको यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, कि लेट सपोज हम एक काम करते हैं। हम यहाँ पर एक कंटेनर बना लेते हैं, देखते हैं ज़रा। ये कंटेनर है और लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, ये स्फेयर नीचे जा रहा है, तो पानी की जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी ऊपर लगेगी, जो बायंसी की फोर्स कहलाती है, और उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, अभी जो बायंसी की फोर्स है ना, असल में जो बायंसी की फोर्स है जो वेट को बैलेंस कर रही है, असल में ये है वो फोर्स जो स्ट्रोक्स लॉ ने दी थी, और ये बराबर होती है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। तो ये है बेसिकली स्ट्रोक्स लॉ। अच्छा, स्ट्रोक्स लॉ के अंदर रेडियस आता है, ये जो ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, 6 पाई ये वेलोसिटी है, ये जो आर है ये रेडियस है इसका। और रेडियस सिर्फ ऐसी बॉडीज के अंदर होता है जो स्फेरिकल होती है। उसका मतलब अगर मैं किसी स्क्वायर को ड्रॉप करूं तो उस पर फोर्स तो लगेगी, लेकिन उस फोर्स को निकालने के लिए हम स्ट्रोक्स लॉ यूज नहीं कर सकते। ठीक है,
ये हमारे पास कॉमन टॉपिक नहीं है, हर बोर्ड वाले बच्चे इसको नहीं पढ़ते, तभी ये क्वेश्चंस में नहीं आता, लेकिन अनीस जैन की बुक में हम लोगों ने एज अ प्रैक्टिस हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है जी। तो आंसर हो जाएगा, स्फेरिकल का तो नहीं है, तो बस विस्कोसिटी तो था ना, तो आंसर हो जाएगा मोशन थ्रू अ विस्कस मीडियम। ठीक है, खैर। Acceleration of a spherical ball on a smooth inclined plane is maximum when the angle of inclination is, इंक्लाइन प्लेन के हवाले से बात हो रही है जी। तो इंक्लाइन प्लेन के हवाले से बेटा हम सब ये जानते हैं कि हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन की एक एक्सेलरेशन जो है पढ़ी थी भाई, और उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने सबको लिखवाया था कि वो बराबर होता था a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा के। तो जब साइन 90 होता है तो एक्सेलरेशन 1 हो जाती है और a बराबर हो जाता है g के। तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो g के बराबर हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 90। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, फोर्स गिवन है, मास गिवन है, टाइम गिवन है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। मास तो बस ऐसे ही बिला वजह गिवन दिया हुआ, कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। टाइम को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, फोर्स और मास गिवन है, एक्सेलरेशन निकालनी है, हम पहले ही बात कर चुके हैं इस पर। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट मस्ट हैव, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर हो उसके पास क्या होती है, एनर्जी, क्योंकि बॉडी के पास हमेशा एनर्जी होती है, पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो, होती ज़रूर है। अच्छा जी, द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, सिंपल है, वेलोसिटी का कम हो जाना, रिटार्डेशन। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस इट विल, आपको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन और हाइट निकालनी है। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि थ्रो का केस है ना ये, तो बेटा थ्रो के केस के लिए तो मैंने आपको बकायदा सिंपल सा एक तरीका करना सिखाया था कि भाई जब भी थ्रो का केस आ जाए, ए को बराबर ले लो जी के, लेकिन जी की वैल्यू माइनस में पुट करी जाएगी, वी एफ को कर दिया जाएगा ज़ीरो। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, सिंपल है, टू जी एच नेगेटिव में इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइट निकल जाएगी यहाँ से, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। It is easier to draw up a box along an inclined plane than to pick it up vertically because inclined plane का अगर मैं आपको याद दिलाऊं बेटा, तो inclined plane में हमने कुछ इस तरीके का सिनेरियो पढ़ाया था कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल होता था इस तरीके से, और उस पे हम जो है यहाँ पर प्लेस कर दिया करते थे एक बॉक्स, और बेटा उस बॉक्स पे लगते थे आपके पास फोर्स के कुछ कंपोनेंट्स, ऐसी था। इसमें जो वेट होता था वो नीचे की तरफ जाता था, ये हो जाता था वेट का वाई कंपोनेंट, और ये हो जाता था एक्स कंपोनेंट। अब मसला ये, जो वाई कंपोनेंट है इसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर दिया करता था। आप जितनी फोर्स लगाते थे या ये जितनी फोर्स आप पे लगाता था वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वजह से होती थी, तो ये वाई कंपोनेंट बैलेंस हो चुका है, कट चुका है, आप पे सिर्फ इतना सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, तभी आपको चीज़ों को ले जाना आसान लगता था। तो होता ही है, अ पार्ट ऑफ वेट यानी कि वाई कंपोनेंट जो है ओवरकम हो जाता है। ठीक है, पैसेंजर शुड नॉट स्टैंड इन अ मूविंग बस बिकॉज, अगर वो बस में स्टैंड रहेंगे तो जब बस हिलना आगे पीछे होगी या ब्रेक लगाएगी तो उनको झटका लग सकता है। द पैसेंजर में नॉट मूव फास्ट, पैसेंजर बिकम अनबैलेंस, पैसेंजर में फॉल फॉरवर्ड एज अ बस सडनली स्टॉप्स। होता है ये, जब आप खड़े रहते हैं तो आपके पास रोकने की कोई सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ खड़े हुए हैं और एकदम से बस रुकी तो आपकी बॉडी बस के साथ चल रही होती है, बस तो ब्रेक से रुक जाएगी लेकिन आपको रुकने की नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, तो आप गिर सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इस पर हमने सारे एमसीक्यू से बात की। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात, नेक्स्ट एमसीक्यू पे जो है बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।